देख तो रह बार बार चल रही है अंजुम के देख तो रह हेलो नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। मैंने आपके लिए एक वीडियो दिया था इतिहास, भारतीय इतिहास का, जिसमें हमने बताया था कि संविधान कहां से और कैसे निकला है। अभी हम दूसरा पार्ट दे चुके हैं हिस्ट्री का, उसमें भी बता चुका हूं। कहने का मतलब है वो पार्ट तो था हमारा किसका, वो पार्ट था केवल और केवल संविधान के इतिहास का, संविधान के इतिहास का। ठीक है, उसके बाद में आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम भारत के संवैधानिक विकास की। ये जो वीडियो होगा, ये वीडियो केवल और केवल संवैधानिक विकास पर होगा और इस संवैधानिक विकास को आप पढ़िए, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि संविधान कैसे कैसे बनाए। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपका संविधान का कोर्स बहुत जल्दी कराऊंगा। यूपीएसआई का टेस्ट हमको निकालना है, तो ठीक है, हम डालेंगे हेडिंग संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास में हम लोग हेडिंग डालेंगे संवैधानिक विकास। अच्छा, ये समझो कि संवैधानिक जो विकास था, भारत का संवैधानिक विकास 1773 से लेकर 1950 तक चला था। ये कब से कब तक चला तो हम बताएंगे। 1773 से लेकर 1950 तक, 1773 से लेकर 1950 तक ये चला। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये जो शासन था ये दो पार्टों में बटा था। संवैधानिक विकास दो पार्टों में बटा हुआ था। संवैधानिक विकास दो पार्टों में बटा हुआ था, जिसका नाम था एक कंपनी शासन, कंपनी शासन, और दूसरा था क्राउन शासन। कंपनी शासन और क्राउन शासन। एक कंपनी शासन जो था मेरे भाई 1773 से लेकर 1847 तक चला। क्राउन शासन जो चला था 1847 से लेकर 1947 तक। आप वो चीज पढ़ रहे हो जहां आप अगर इसकी खोज करोगे, सर्च मारोगे, तो आपको यहां से नहीं मिलेगा। मेरा तो आपसे वादा है कि मैं तो आपको पूरा कराऊंगा, लेकिन आप और भी ट्राई करते रहो। आपको कैसा समझ में आ रहा है, कहां से किस तरीका से, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। हमें सबसे पहले पढ़ना है कंपनी शासन और दूसरा पढ़ना है हमें क्राउन शासन। मेरे भाई लोगों, हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी शासन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी शासन। कंपनी शासन को पढ़ने से पहले हम एक चीज का ध्यान रखेंगे। यहां से 1773 में 1773 में भारत के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था। लेकिन ये भारत के अंदर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, हमको ये पता होना चाहिए
कि रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है। सबसे पहला हमको ये पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है। तो मेरे भाई ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ये रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि ये रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्ष व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया इसने। तो बताएंगे हम इस कंपनी के 20 वर्ष व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया। नेक्स्ट हेडिंग को लिखेंगे। जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया तो इसके अंदर क्या था, तो हम बताएंगे कि ये जब आया था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ये 20 वर्ष आगे बढ़ाए, एकाधिकार बढ़ाया और 20 साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे तक काम करेगी। 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी आगे काम करने वाली है। उसका जो कार्यकाल था, वो जो काम कर रही थी वो 20 साल और बढ़ गए। उसके बाद में यहीं पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। ये मोस्ट हेडिंग है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो लिखेंगे बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा जाने लगा। जनरल कहा जाने लगा। तो मेरे भाई आप समझ रहे होंगे, सभी लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको जनरल कहा जाने लगा। कहने का मतलब है, क्वेश्चन आता है कि जनरल, सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। यहीं से सबसे पहले आता है कि गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। तो इस बात को आप सभी लोग समझते होंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाने लगा, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग इस समय पर था। तो लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब तक तो गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब ये गवर्नर जो थे ये जनरल बन गए। बात समझ में आ रही है। ये भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बस मेरे भाई एक इंपोर्टेंट और लिखेंगे, 1773 में ये नोट करके डाल लेना। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1773 में हुई। किसके शासनकाल में हुई? तो हम बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई। ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, अच्छा हमसे ये पूछे कहां हुई थी, तो हम बताएंगे कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो हम बताएंगे 1773 में हुई। किसके शासनकाल में हुई? कौन गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग था। कहां पर हुई? किस स्थान पर हुई? तो बताएंगे कोलकाता में हुई। ठीक है। अच्छा, अब ये सुप्रीम कोर्ट से ही यहां पर 2-4 क्वेश्चन लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले बात आती है कि एक मुख्य न्यायाधीश था
जिसका नाम था, देखो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश इसका, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हम बताएंगे इसका नाम था एलिजा इम्पो। क्या नाम था इसका? एलिजा इम्पो। तो पूरा नाम लिख लेंगे लॉर्ड एलिजा इम्पो, लॉर्ड एलिजा इम्पो। ये उस समय का मुख्य न्यायाधीश है तो जिस समय पर वॉरेन होस्टिंग मतलब जिस समय पर स्थापना हुई थी। तो हम बताएंगे कि इसके अंदर कितने, उस समय पर एक तो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, लेकिन इस समय के अंदर पॉइंट नंबर दूसरा, अन्य न्यायाधीश कितने थे? अन्य न्यायाधीश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे 3। कितने हुआ करते थे? 3। तो इन तीनों के अंदर एक था लॉर्ड चैम्बर और दूसरा था लॉर्ड हाइड और लॉर्ड ली मिस्टर। नंबर 1 लिखेंगे लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड हाइड, दूसरा लॉर्ड चैम्बर, तीसरा लॉर्ड ली मिस्टर, ली मिस्टर। ये तीनों के तीनों उस समय पर अन्य न्यायाधीश के पद पर भी, तीनों के तीनों उस समय पर अन्य न्यायाधीश के पद पर भी क्या थे? उस समय पर तीनों के तीनों पद पर थे। ठीक है, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। आज के जो टॉपिक है हम लोगों का वो है भारत का संवैधानिक विकास। इस टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कब से कब तक रहेगा? तो हम बताएंगे 1773 से लेकर 1950 तक रहेगा। 1773 से लेकर 1950 तक रहेगा। उसके बाद में ये कितने भागों में बटा हुआ है? तो हम बताएंगे एक तो था कंपनी शासन, दूसरा था क्राउन शासन। कंपनी शासन कब से? 1773 से 1847 तक, और ये कब से कब तक? 1847 से लेकर 1947 तक। ठीक है, उसके बाद में तुरंत आएंगे 1773 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, भारत आया। इस एक्ट में क्या हुआ मेरे भाई? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके 20 वर्ष का व्यापारिक अधिकार इसने बढ़ा दिया। इसका 20 वर्ष का व्यापारिक इसका बढ़ा दिया, व्यापारिक अधिकार इसने बढ़ा दिया। उसके बाद में यहीं पर एक घटना हुई, जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे उनको क्या कहा जाने लगा? जनरल कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो हम बताएंगे वॉरेन होस्टिंग बना। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुई? कोलकाता में हुई। इसके एक तो मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पो, और उसके बाद में 3 अन्य न्यायाधीश। कहने का मतलब है एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अन्य न्यायाधीश के नाम क्या क्या थे बेटा? लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड मिनिस्टर, ली मिनिस्टर। इतना पहले नोट करो, आप इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, चलो एक बार मिटा दो इसको। मैं रब कर देता हूं इसके लिए। प्यार से पढ़ते रहो, आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से पढ़ते रहो। अब लिखेंगे बंगाल के गवर्नर को प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए। जब वो गवर्नर बन गया तो लिखेंगे बंगाल का जो गवर्नर था
प्रशासनिक अधिकार दे दिए। जब प्रशासनिक, देखो भाई, कहने का मतलब इसके लिए कानून दे दिए, पूरी जिम्मेवारी दे दी। प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, मतलब इसको प्रशासनिक अधिकार दे दिए, कानून दे दिए। अब जब इसके लिए कानून मिल गए तो मेरे भाई क्या हुआ, वॉरेन हॉस्टिंग ने इसका गलत प्रयोग उठाना चालू कर दिया, गलत प्रयोग करना चालू कर दिया। मतलब गलत प्रयोग इस तरीका से करना चालू कर दिया कि बिना गलती के किसी को भी जेल में डाल देना, बिना गलती के किसी को भी जेल में डाल देना, बिना गलती के किसी को भी जेल में डालने के बाद में उसको फांसी पर चढ़वा देना। क्योंकि आप जानते हो वॉरेन हॉस्टिंग के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने के बाद में आप सभी जानते हो कि जो लॉर्ड एलिजा इम्पो थी, लॉर्ड एलिजा इम्पो, वो भी इसी के शासनकाल में बना था। तो मुख्य न्यायाधीश भी इसका था, सारे लोग इसके थे। तो इस वजह से जो भी गलत करता वो सभी को जेल भेज देता, और जेल भेजने के बाद में सभी को फांसी पर चढ़वा देता। लेकिन क्या हुआ, गलत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, लेकिन हुआ क्या, थोड़े दिन के बाद में जब लोगों ने इसका विरोध किया तो इसके विरोध करने के सामने तीन लोग आए, तो नंद कुमार, चैट सिंह और घसीटी बेगम। ठीक है, इसके विरोध करने वाले तीन लोग आए, विरोध करने वाले तीन लोग आए, विरोध तीन लोगों ने किया। एक तो लिखेंगे नंद कुमार, लिखा होगा, हाँ बेटा, एक तो लिखेंगे नंद कुमार, दूसरा लिखेंगे चैट सिंह, तीसरा लिखेंगे घसीटी बेगम। ये तीनों के तीनों ही इसका विरोध करने लगे। लेकिन जब इन्होंने विरोध किया, बेटा, तो वॉरेन हॉस्टिंग ने इनको क्या किया, इनको जेल भिजवा दिया। अच्छा, वॉरेन हॉस्टिंग मतलब घसीटी जो बेगम थी मेरे भाई, ये मीर कासिम की मौसी थी, ये ध्यान रखना, मौसी। जब इन्होंने विरोध किया तो इनको कहां भिजवा दिया, जेल भिजवा दिया। जेल भिजवा दिया। अब होता क्या है, जब इसने जेल भिजवा दिया इसको, तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट के आदमी अपने थे, सुप्रीम कोर्ट अपना था, तो इन तीनों के लिए फांसी दिलवा दी। ठीक है, तो 1784 में तीनों के लिए फांसी दिलवाई। क्वेश्चन आता है कि वॉरेन हॉस्टिंग के खिलाफ किन तीन लोगों ने आवाज उठाई थी, तो हम बताएंगे कौन थे, नंद कुमार, चैट सिंह और घसीटी बेगम। घसीटी बेगम कौन थी, तो हम बताएंगे मीर कासिम की मौसी थी। इन तीनों के लिए फांसी कब हुई, तो हम बताएंगे इन तीनों के लिए फांसी 1784 में हुई। तीनों के लिए फांसी होने के बाद में आप सभी जानते हो, इस बात जब फांसी हुई थी तो पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। पूरे भारत के अंदर जब विरोध हुआ तो ये बात किसको पता चली, तो हम बताएंगे ये बात ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश सरकार के लिए पता चली। ब्रिटिश सरकार, ये बात ब्रिटिश सरकार के लिए पता चल गई। अभी तो एक आदमी गवर्नर हुआ करता था। अब जानते हो कि जब कहते हैं ना, मतलब
100 में मतलब अंधा मतलब अंधों में मतलब सूझता मान लो, ठीक है। तो ये मानो कि 100 लोगों के बीच में एक पढ़ा लिखा आदमी हो, तो वो क्या समझता है, अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है। ऐसे ही ये गवर्नर बना दिया, और गवर्नर बनाने के बाद में ये क्या समझता था, अपने आप के लिए बहुत बड़ा राजा समझता था। लेकिन जब इस बात का पता चला ब्रिटिश सरकार के लिए, तो ब्रिटिश सरकार ने तुरंत संदेश भेजा कि वॉरेन हेस्टिंग तुरंत वापस आइए, वॉरेन हेस्टिंग तुरंत वापस आइए। लेकिन इससे पहले एक और घटना हुई थी जिसका नाम था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया था। लेकिन ये पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया, पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया। ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, तो सभी लोग डाल लेंगे। पिट्स इंडिया टैक्स जो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। ये पिट्स इंडिया जो एक्ट था, ये इसलिए बनाया था कि इसके अंदर एक नियंत्रण बोर्ड बनाया जाए, इसके अंदर एक नियंत्रण बोर्ड बनाया जाए। क्यों? क्योंकि एक आदमी अपनी बात को अपने गलत और सही तरीके से काम करने के लिए वो पूर्ण रूप से उनको सही न कर सके। मेरे भाई, मानो मैं सब कुछ जिम्मेवार हूं, मेरे सामने कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, तो मेरे मन में जो आएगा मैं तो वही करूंगा। इसी प्रकार से ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, और इस पिट्स इंडिया एक्ट में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करी गई। तो हम बताएं, एक नियंत्रण बोर्ड, एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, और इस नियंत्रण बोर्ड के अंदर 6 सदस्य थे। अब ये क्या काम करेंगे 6 सदस्य? अगर गवर्नर जनरल चाहेगा कि वो किसी को फांसी दिलाना चाहता है, किसी पर सजा दिलाना चाहता है, किसी को जेल भेजना चाहता है, तो उसकी नहीं चलेगी, उसकी नहीं चलेगी। और उन 6 के 6 सदस्य से सलाह लेनी पड़ेगी कि ये सही है गलत है। अगर वो सिग्नेचर करते हैं तो उसको फांसी होगी, वो जेल जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो गवर्नर जनरल उसको फांसी भी नहीं दिला सकता, और ना ही उसके लिए सजा हो सकती है, ना जेल हो सकती है। इसका काम ये था, ठीक है। और कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया, और कार्यपालिका, इसने ही कंपनी के व्यापार को और प्रशासनिक को अलग, बिल्कुल कहने का मतलब है कंपनी का व्यापार तो अलग होगा भाई। इसने कहा ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, कंपनी का मतलब व्यापार को मान लो, मतलब जो अपना बिजनेस है ना, बिजनेस तो भाई अलग है, और अपनी कानून व्यवस्था अलग है। समझ रहे ना बात है? मतलब कानून व्यवस्था तो अलग होगी, अपना बिजनेस अलग होगा। भाई बिजनेस के मामले में कानून नहीं आएगा, कानून के मामले में बिजनेस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है जो प्रशासनिक अधिकार थे उनको अलग कर दिया गया, और अधिकार जो व्यापारी थे उनको अलग कर दिया गया। तो हम लिख देंगे कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अधिकार को अलग कर दिया गया, ठीक है। कंपनी को देखो भाई, इसने क्या किया, 6 सदस्य हैं। जब ये भारत आया, कंपनी व्यापार अलग व प्रशासनिक अधिकार अलग। ये चीज अलग होंगी और ये चीज अलग होंगी, इसका किसी से कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट इसने काम किया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग,
सेकंड पॉइंट के अंदर आप समझ सकते हो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। ठीक है भाई, इसके ये दोनों मुख्य इंपॉर्टेंट काम थे कि कार्यपालिका को इस तरह से अलग कर दिया। 1785 में क्या हुआ मेरे भाई, 1785 में वॉरेन हॉस्टिंग की जो घटना थी वो इतनी आग पकड़ गई कि वो उनको रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जगह जगह विरोध हो रहे थे, लेकिन वो क्या था, वो एक गलत सोच का गलत नतीजा था। काम सही चल रहा था लेकिन वॉरेन हॉस्टिंग ने गलत किया। तो बस 1785 में संदेशा आया वॉरेन हॉस्टिंग के पास में, कहा कि वॉरेन हॉस्टिंग तुरंत वापस आओ। वॉरेन हॉस्टिंग तुरंत वापस आओ, अगर तुम वापस ना आए तो हम आ जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो तुरंत वापस आओ। और 1785 में 1785 में लिखेंगे इस पर बस कैसे क्वेश्चन आता है कि वॉरेन हॉस्टिंग के लिए वापस कैसे बुलाया गया था, तो हम बताएंगे एडमंड वर्ग के द्वारा एक महाभियोग चलाया गया इस पर। एडमंड के द्वारा महाभियोग के द्वारा इसको वापस बुलाया गया। ठीक है, इसके लिए वापस बुलाया गया। और 1793 में राजलेखा अधिनियम पारित हुआ। जब ये वापस आया तो 1793 में राजलेखा अधिनियम पारित हुआ। तो हम लिखेंगे ज्यादा ना 1793 में राजलेखा अधिनियम पारित हुआ। राजलेखा अधिनियम पारित। राजलेखा अधिनियम पारित हुआ। इसके अंतर्गत है था क्या, ये जब भारत आया इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार 20 वर्ष और बढ़ा दिया। 20 वर्ष और बढ़ा दिया कंपनी का व्यापार 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया। और उसके बाद में अंग्रेज अफसरों के वेतन देने शुरू कर दिए। अंग्रेजी अफसरों के वेतन देने शुरू कर दिए। अंग्रेजी अफसरों के देना शुरू हुआ। अंग्रेजी अफसरों के वेतन देना शुरू किया। और उसके बाद में बात करेंगे 21 अप्रैल 1793 में 21 अप्रैल 1793 में एक पद बनाया ICS, ध्यान रखेंगे ICS इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस 21 अप्रैल 1793 में बनाया गया। और
क्या नाम है इसका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे भारतीय प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक, या बोल सकते हैं हम भारतीय नागरिक सेवा, या तो बोल सकते हैं भारतीय नागरिक सेवा। बेटा हम लोग यहां तक पढ़ लेंगे कि 21 अप्रैल 1793 में आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय नागरिक सेवा। अरे बना दोगे ना वीडियो? देखो आगे हम जो चलेंगे 1833 पे चलेंगे, इसको एक बार ले लो, लिख लियो, उसके बाद में मैं इसको रीड करता हूँ। 1833 में चलेंगे। 1833 में चार्टर अधिनियम भारत आता है। 1833 में चार्टर अधिनियम भारत आया, और इस चार्टर अधिनियम में क्या क्या था मेरे भाई, ये 1800 मतलब चार्टर अधिनियम, पिट्स एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इन सभी चीजों को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। नोट्स बना लीजिए, मैं पूरा कोर्स करा के जाऊंगा। नोट्स करा लो, अपना अपना नोट्स बना लीजिए, पूरा कोर्स कराऊंगा। लिखेंगे 1833 में चार्टर अधिनियम। में चार्टर अधिनियम भारत आया, और इसके अंदर क्या क्या था, सबसे पहले देखेंगे कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। सेकंड क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, तो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का, अब तक तो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, समझिए, अब तक तो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब क्या, जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें अब भारतीय गवर्नर कहा जाने लगा। तो समझेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे तीसरा पॉइंट इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो हम बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्यों? क्योंकि वॉरेन हॉस्टिंग तो वापस चला गया था। अब सोच रहे हो ना वॉरेन हॉस्टिंग कहां गया, वॉरेन हॉस्टिंग वापस चला गया था। ये बुलाया गया था 1733 से पहले, 1713 में बुलाया गया था ये। अब हम समझेंगे कि लॉर्ड विलियम को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद में कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। यहां पर कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त।
कंपनी जो व्यापार कर रही थी उसको समाप्त कर दिया गया मेरे भाई। और उसके बाद 1835 में अंग्रेजी को अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया। उसके बाद में लेकिन 14 सितंबर 1949 जो हमारी हिंदी भाषा है ना मेरे भाई, हिंदी को क्या बनाया गया? मातृभाषा के रूप में राजभाषा बनाया गया 14 सितंबर 1949 में। अब तो ये बताया ना 1835 में हम चल रहे थे, 1949 क्या आ गया? मैं यहीं पर अपनी हिंदी भाषा को भी बता देता हूं कि हमारी हिंदी भाषा कब अपनाई गई। तो हम बता देंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो भाषा है राजभाषा बनाया। राजभाषा बनाया। अब समझ सकते हो आप कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चौदह सितंबर के लिए। 14 सितंबर के लिए इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में ये जो लागू हुई थी ये 26 जनवरी ये लागू जो हुई थी 1965 में लागू हुई थी। तो हम लिख देंगे, पूरा डेट लिखेंगे 26 जनवरी 1965। देखो भाई, देखो सही चल रहा है? कमेंट कर दो एक बार यार। दोबारा सुनो, चार्टर अधिनियम कब आया? जब चार्टर अधिनियम 1833 में भारत आया, इसने क्या किया था? कंपनी के प्रशासनिक केंद्रीकरण किया। कंपनी का प्रशासनिक केंद्रीकरण, प्रशासन का कंपनी के प्रशासन केंद्रीकरण किए। कहने का मतलब क्या है? जो इसके कानून थे उनको चेंज किया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम था जो भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर था। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया इस कानून के अंतर्गत। तो हम बताएंगे 1833 के कानून के अंतर्गत। 1833 के अंतर्गत चार्टर अधिनियम भारत आया और इसी के अंतर्गत इसके कानून क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। उसके बाद में 1835 में 1835 में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया और 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये राजभाषा 26 जनवरी 1965 को लागू हुई थी। अच्छा, आगे चलेंगे भाई। ये सारा का सारा मैटर मैं इसी वीडियो में दे दूंगा आपके लिए। 1833 में ICS के लिए लिखित परीक्षा शुरू की गई। यही लिखे देते हैं 1833 में ही ICS के लिए लिखित परीक्षा शुरू की गई। 1833 में ICS के लिए इंडियन सिविल सर्विस के लिए लिखित परीक्षा शुरू की गई
जो कि 1923 से 1833 से लेकर 1923 तक रही थी। आज भी है, ऐसी बात नहीं है मुख्य रूप से। अच्छा, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो सबसे पहले परीक्षा हुई थी ये कहाँ हुई थी। तो हम बताएंगे कि ये परीक्षा हुई थी सबसे पहले लंदन में, और प्रथम आईसीएस क्वेश्चन आता है ये कहाँ हुई, तो हम बताएंगे लंदन में हुई थी। प्रथम आईसीएस कौन था? इंडियन, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, बड़े भाई। ये प्रथम आईसीएस थे, प्रथम आईसीएस बने थे। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके आगे हमने स्टार्ट किया था, यहां पर हमने संवैधानिक विकास स्टार्ट किया था, और इस स्टार्ट संवैधानिक विकास में मैं लिख रहा था आपके लिए कौन सा, तो मैं लिख रहा था क्या नाम उसका, अरे मैंने क्या बताया था आपके लिए, दो बताए थे मैंने आपके लिए। एक तो बताया था मैंने आपके लिए क्राउन शासन, और दूसरा बताया था कंपनी शासन। तो हम पढ़ रहे थे अभी तक कंपनी शासन। तो कंपनी शासन तो इस वीडियो के अंदर पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राउन शासन। क्राउन शासन, जो क्राउन शासन था वो देखेंगे। मेरे भाई, मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके लिए बताया था जो संवैधानिक विकास है वो दो भागों में बटा है। ठीक है, थोड़ी बात कर लेते हैं। संवैधानिक विकास दो भागों में बटा था, और संवैधानिक विकास जो चला था वो हमारा दो भागों में बटकर चला था। एक तो चला था क्या, 1773 से लेकर 1847 तक। दूसरा चला था 1847 से लेकर 1947 तक। एक था हमारा कंपनी शासन, दूसरा था हमारा क्राउन शासन। कंपनी शासन 1773 से लेकर 1847 तक था। ठीक है, तो हम पूरे कंपनी शासन की बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्राउन शासन की। क्या, क्राउन शासन। तो क्राउन शासन के अंतर्गत क्या था आप समझ लीजिए, मैं लिखूंगा दूसरी वीडियो के अंदर दूंगा क्राउन शासन के लिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं चाहता हूं कि मेरी सारी वीडियो ऐसी हो जो आपकी पूरी समझ में आए, अच्छे प्रकार से आप समझ लें और अच्छे प्रकार से नोट्स बना लें। तब भी कोई आपको परेशानी आती है तो मैं फिर दोबारा ट्राई करूंगा। किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आती है, तो उसमें मैं उसमें ट्राई करूंगा और आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सुन लीजिए क्राउन शासन के बारे में। क्राउन शासन मेरे भाई 1847 से चला था। ये जरा एक बार मिटा देता हूं, उसके बाद में चलेंगे। 1847 में क्राउन शासन चला था, और जब क्राउन शासन चला तो रानी विक्टोरिया को समग्र या भारत की राजमाता या राजमाता कहा जाने लगा। भारत की राजमाता कहा जाने लगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत महारानी विक्टोरिया के लिए एक घोषणा पत्र आया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री या रानी या महारानी कहा जाने लगा। क्वेश्चन आता है कि भारत या महारानी विक्टोरिया के लिए भारत की महारानी किस पत्र के द्वारा कहा जाने लगा, तो हम बताएंगे भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कहा जाने लगा। हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, संविधान का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। कुछ घबराने की बात नहीं है। हमारा ये जो बैच है केवल और केवल यूपी एसआई के लिए है, केवल यूपी एसआई केवल ओनली। हाँ, तो 1858 में ये कब से चला था क्राउन शासन?
ग्राउंड शासन कब से कब तक चला था? तो मेरे भाई हम बताएंगे कि 1847 से लेकर 1947 तक ग्राउंड शासन 1847 से लेकर 1947 तक चला था। तो सबसे पहले हम घटना लिखेंगे 1858 की। 1858 में क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम, यह भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके लिए क्या बोला जाता है? तो हम बताएंगे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। क्या था इसमें भाई? तो बताएंगे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। ये जो महारानी थी इसको क्या करा गया? तो भारत की घोषित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया गया। उसके बाद में सभी डायरेक्टर निलंबित कर दिए गए। सभी डायरेक्टर निलंबित कर दिए गए। सभी डायरेक्टर निलंबित कर दिए गए। उसके बाद में हम लिखेंगे आगे, एक पद बनाया राज्य सचिव का। केवल एक पद बनाया राज्य सचिव। एक पद बनाया राज्य सचिव का। उसके बाद में वायसराय कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अगली बात तो हम बता सकते हैं कि वायसराय कौन था? सबसे पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। आगे चलेंगे हम। ठीक है, अगर हम बात करें कि अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, तो यही था। ठीक है, अब आ जाते हैं, दोबारा बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया, जिसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता था। भारत की जो रानी थी उसे सामग्री घोषित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे रूल्स बंद कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। सभी डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया। और निलंबित करने के बाद में सभी के द्वारा एक पद बनाया गया जिसका नाम था राज्य सचिव का पद बनाया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, इसलिए लॉर्ड कैनिंग को वायसराय कहा जाता है। ठीक है, प्रथम वायसराय कौन था? तो हम बताएंगे गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो जब तक के लिए मिलता है आगे। एक बात ध्यान रखना, ये जो वीडियो है मैं आपको दोबारा भी बता देता हूं, अभी संविधान स्टार्ट नहीं हुआ है। संविधान स्टार्ट होगा। इसके अंदर क्या क्या हम वहां से पढ़ रहे हैं जहां से संविधान कैसे कैसे बना, हमारे लोगों को कैसे कैसे जरूरत पड़ी संविधान की, कितने लोगों ने संघर्ष किए, और संघर्ष करने के बाद में फिर हम संविधान की बात करेंगे कि संविधान पर इतनी बैठक हुई। हमारा संविधान 60 देशों से लिया गया है,
हमारा संविधान 60 देशों से लिया गया है और नई नई समिति, नई नई कमेटी बनाई गई। कितनी बैठक हुई? प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को हुई। ठीक है, 511 उसमें रियासत थी, उनको सभी को तोड़ा गया। रियासतों को तोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था? सारी रियासत को तोड़ा गया, लेकिन 3 रियासत फिर भी भारत के साथ में नहीं आई थी। उन रियासत का बात भी करेंगे, सारे के सारे संविधान की हम बात करेंगे, पूरा टोटल हम समझाएंगे। बस बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो को मेरा वेट करिए। इस वीडियो पर आप नोट्स को तैयार कर लीजिए अपना, आप एक अगला कॉपी खरीद लीजिए, अपना नोट्स रेडी कीजिए। मैं देखता हूँ एसआई अदर जो सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे हिंदी है, मैं हिंदी भी चलाऊंगा, मेरी भाषा में, खुद की भाषा में हिंदी पढ़ोगे आप लोग। मैं पहले एसआई ये करा रहा हूँ, इसके साथ के साथ में मैं आपके लिए मूल विधि और मतलब आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860, उसके अंदर उसके अंदर 23 अध्याय हैं। गणना की दृष्टि से 26 अध्याय हैं, 511 धाराएं हैं और इसको कब लागू किया गया था, इन सारी चीजों की बात करेंगे। उसके बाद में सीआरपी मतलब आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी एक्ट, पर्यावरण एक्ट और क्राइम एक्ट, ये सारे के सारे वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। बने रहें मेरे साथ में। मेरी वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी भी वीडियो के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और उसके बाद में मैं आपको लिए पर्सनली नंबर भी दे रहा हूं, इस पर आप एक करके मैसेज करके बता सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, होगा 9536 ये क्या है? मेरे ऑफिस का नंबर है। दूसरा लिखेंगे, ये कॉल नहीं लगेगी, 84 33 19 77 56। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और मुझे बताइए, मैं आप सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। बट आपको और जीएस के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता सकते हो। तो ठीक है, मेरे साथ में बने रहिए, अगली वीडियो का वेट कीजिए। ओके, मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए, और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। मैंने आप लोगों के लिए काफी दिन से कोई वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि यार मैं भी थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं ला पा रहा था। क्योंकि कुछ लोग एसआई इंस्पेक्टर का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें मैं बिजी था, लेकिन यार बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए मेरे पास में, और कमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि सर जो एसआई इंस्पेक्टर के लिए संविधान है, संविधान को आप करा दीजिए, और उसमें जो मूल विधि है उस मूल विधि को करा दीजिए। ठीक है, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है भाई, मैं भी केवल आपके लिए 1 से 1.5 घंटा ही, 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 2 दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना टाइम मिलता है मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं है। एक तो मेरी क्लासेस ज्यादा है, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास में, वो भी टाइम निकाल के करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, मैं कराऊंगा वहां से, कि आप भी जब करोगे आपको खुद पता चल जाएगा मैं आपको कहां से पढ़ाने वाला हूं और कहां से पढ़ा रहा हूं। पेपर की बात तो बिल्कुल करो ही मत कि पेपर आना कैसे है, कहां से आना है। जब हम खुद डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, इतना सारा पढ़ेंगे तो इतना सारा तो अपने आप ही आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं। ये केवल और केवल ये जो बैच होगा मेरा, केवल और केवल उन लोगों के लिए होगा जो स्पेशल केवल यूपीएसआई कर रहे हैं। और इस बैच को पढ़ने के बाद में, संविधान को पढ़ने के बाद, जो लोग मेरे संविधान को पढ़ लेंगे वो कोई भी एग्जाम संविधान से रिलेटिव क्रॉस कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। और मैं आपसे बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीका से मैं पूरा कोर्स करा दूंगा इसका। ठीक है, जिस तरीका से मैंने पिछले वाले देखो बायो का भी मैंने लगभग पूरा 90% कोर्स कराया है, 4-6 चीज रह गई हैं।
हिस्ट्री का भी पूरा कोर्स कराया है, उसमें भी 2 4 6 चीज रह गई हैं। ठीक है, अब मैं संविधान को लेकर चलता हूँ और मूल विधि को लेकर चलेंगे। ठीक है, उसमें भी हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, या हम पढ़ेंगे पॉलिटी। इस पॉलिटी के अंदर, मतलब पॉलिटी के अंदर ही हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा मुख्य सब्जेक्ट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सावधानी से पढ़ना है, बहुत प्यार से पढ़ना है। ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ना है, आप ध्यान रखना इस बात के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। पॉलिटी को बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, एक एक पॉइंट नोट करके चलाऊंगा, एक एक पॉइंट। सबसे पहले हम इसमें पता है क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरी चीज पढ़ेंगे। उसके बाद में कहीं जाकर स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद में हम कहीं जाकर फिर स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। इस भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, बहुत लंबा सिलेबस है, काफी लंबा सिलेबस है। हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। टेंशन लेना छोड़ दो, ऐसा पढ़ाऊंगा आपको संविधान रट जाएगा, पक्का वादा है मेरा। ठीक है, भारतीय संविधान को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट डालेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सन 1700 ईस्वी में, देखो हम लोग प्रेम्बल से, बहुत सारे लोग प्रेम्बल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज श्योरिटी बता देता हूं मेरे भाई, सारे यूट्यूब चैनल पर झांक कर देख लेना, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सारे यूट्यूब चैनल पर झांक कर देख लेना। अगर संविधान को आपको यहां से कोई बता रहा हो, स्पेशल एसआई के लिए बता रहा हूं, केवल और केवल एसआई वाले देखें, स्पेशल एसआई के लिए बता रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति यहां से संविधान को स्टार्ट कर रहा हो तो मुझे कमेंट करके एक बार बता देना कि सर ये वाला जो यूट्यूब चैनल है यहां से बता रहा है। मैं आपको पहले संविधान का इतिहास बताना चाहता हूं कि संविधान कैसे बना है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के बाद में उसमें देखेंगे कि उसके मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देश तत्व क्या है, ह्यूमन राइट क्या है, उसके बाद में प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है,
मतलब राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यपाल क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, हमारे प्रधानमंत्री क्या है, और जितने भी सारी चीजें होंगी हम एक एक चीज को फुल डिटेल्स में देखेंगे, पूरे तरीके से देखेंगे, उस चीज को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम सुनेंगे सन 1700 में 1700 में सन 1700 में बंगाल का शासक औरंगजेब हुआ करता था। सन 1700 में बंगाल का शासक औरंगजेब हुआ करता था। बंगाल का शासक